पीरियड्स आने के बाद कहते हैं कि हाइट रुक जाती है, ये हमने हमेशा से सुना है और हर लड़की ने ये सुना होगा। एब्सोल्यूट मिथ है। फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ वगैरह कुछ हो रहे हैं, पैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप्स हम क्या लें? गेट अ कंसल्टेशन डन, गेट ऑल योर टेस्ट्स डन। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, हेयर फॉल कुछ इनर प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी जो है आज के समय में बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है। मेल फैक्टर इग्नोर कर देते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लेडीज दे कीप ऑन विजिटिंग द गायनी क्लिनिक एंड वी कीप ऑन सेइंग देम गेट योर हस्बैंड आल्सो टेस्टेड। तो हम लाइफस्टाइल में से कौन से चेंजेस ला सकते हैं टू बूस्ट द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी? लाइफस्टाइल में मैम फर्स्ट इज डी स्ट्रेसिंग। डिफिकल्ट होता है, ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है, बट डी स्ट्रेसिंग। एग फ्रीजिंग ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। 32 के बाद सोचती हैं कि मैं तब कंसीव करूँगी या मेरा और लेटर प्लान है, तो मैं हमेशा एक ऑप्शन देती हूँ, एग फ्रीजिंग। हम तो प्रेग्नेंट हैं, हम तो बीमार हैं, आप बीमार नहीं हो। इट इज़ अ जर्नी एंड यू हैव टू एंजॉय दैट जर्नी। और ऐसी कोई चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? ड्रॉप पपाया यूजुअली कैन कॉज लेबर एंड कैन कॉज अबॉर्शंस। अक्सर हम पीरियड्स डिले के लिए पिल्स ले लेते हैं, वो लेना कितना सही है? या दैट इज़ नॉट गुड। एंडोमेट्रियोसिस, उसके बारे में भी हम बहुत सुनते हैं, ये क्या होता है? और क्या पीरियड पेन बहुत ज़्यादा होना ये भी इसका एक साइन है? अल्ट्रासाउंड में कुछ भी ना आए और आपको पेन हो रहा हो, तो एंडोमेट्रियोसिस उस बला का नाम है। एवरी महिला जो कि सेक्सुअली एक्टिव है 21 साल के बाद, उसको अपना HPV DNA और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी ज़रूर कराना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू वोक इंडिया पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एवरीथिंग्स अबाउट विमेन हेल्थ, लाइक पीरियड्स, PCOD, PCOS, फर्टिलिटी, सर्विकल कैंसर और भी बहुत कुछ। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अपोलो स्पेक्ट्रा दिल्ली से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेघा। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम। हेलो, हाय। लेट्स स्टार्ट विद पीरियड्स। पीरियड्स को लेकर एक धारणा है कि पीरियड्स होंगे तो दर्द तो होगा ही। हम लोग बचपन से लेकर, जब हमें फर्स्ट टाइम पीरियड हुए थे तब से लेकर अभी तक सुनते आ रहे हैं कि पीरियड्स पेन आर ओके, पीरियड पेन आर नॉर्मल। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, कभी हमें उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे जब बहुत ज़्यादा मेजर पेन हो। तो इसके बारे में बताइए कि पीरियड पेन कब तक नॉर्मल है और कब हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? सी यू आर राइट कि पीरियड पेन कुछ हद तक नॉर्मल है, बट बियॉन्ड दैट थ्रेशोल्ड इट इज़ एबनॉर्मल। क्या होता है कि अगर हमें थोड़ी सी क्रैम्पिंग, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर सपोजिटली आपका पेन इतना ज़्यादा है, आपकी बच्चे की स्कूल से छुट्टियाँ हो रही है, या आपका ऑफिस वर्क मिसप्लेस हो रहा है, या फिर यू आर लूजिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़, सो इट इज़ एबनॉर्मल। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। इट इज़ नॉट गुड टू बियर द पेन। जब पीरियड पेन बहुत ज़्यादा हो या फिर इरेगुलर हो, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और कब हमें डॉक्टर से गाइडेंस लेनी चाहिए? सी, अगर आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो डेट वाइज, या आपने देखा हो कि पीरियड का पैटर्न ऑफ फ्लो, मतलब कभी तो बहुत कम आ रहे हैं या कभी क्लॉट्स आ रहे हैं, या फिर पीरियड से पहले एक्सेसिव डिस्चार्ज, या देर इज़ अ लॉट ऑफ क्रैम्पिंग एंड देर इज़ फीवर, दैट इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल, या फिर आपको एक अनयूजुअल लोअर एब्डोमिनल पेन थ्रू आउट द साइकिल रहे, ये भी एक एबनॉर्मल चीज़ है। And sometimes in cases of endometriosis we have other features also, like bowel pain, matlab during the time of defecation patient has a lot of pain, chronic constipation रहता है, and during time of urination also patient has a lot of pain. So these are the symptoms which are red flags. तो जब जैसे पीरियड इरेगुलर होते हैं या एबनॉर्मल होते हैं, तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अगर लड़कियां ध्यान दें तो ऐसा ना हो? सी, पीरियड पेन अगर इरेगुलर है तो उसके रीजंस होते हैं, फर्स्ट ओबेसिटी। आपका BMI बहुत ज़्यादा हो, दैट मीन्स मोर देन 30 है, तो वो हमेशा आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाएगा और उसकी वजह से आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशंस इम्बैलेंस होंगे। दूसरी चीज़ है, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स थे, हमारा कोई एक इवेंट था और पीरियड्स नहीं आ रहे, तो दैट कुड ऑल्सो बी द केस। समटाइम्स medications, there are certain medications that can cause a delay in periods or they can cause periods to come a little early. So अगर आपके पीरियड का पैटर्न चेंज है, या आइदर उसकी डेट्स चेंज हो रही हैं या उनका फ्लो चेंज हो रहा है, या आपको पीरियड में न्यूली पेन होना शुरू हो गया है, पहले नहीं होता था, वो हो रहा है, तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स एंड देन यू शुड कंसल्ट। और अक्सर एक वीडियोस हम देखते हैं जिसमें बताते हैं कि पीरियड के कलर से भी हम, जो पीरियड का जो ब्लड होता है उसके कलर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या दिक्कतें हो सकती है। क्या ऐसा सच में होता है या कैसे आइडेंटिफाई करें? सी, अगर ब्राइट रेड है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो डार्क मैरूनिश है तो उसका मतलब है देर इज़ सम हार्मोनल चेंजेस, सो यू शुड
evaluate yourself, या फिर वो associated है बहुत ही abnormal discharge के साथ, yellowish discharge के साथ, then it is infective, probable diagnosis. So then you should consult your gynecologist. ओके। वहीं पीरियड्स में पेन किलर्स लेने के लिए मना किया जाता है कि अगर हम पेन किलर्स लेते हैं तो उससे हमें इन फ्यूचर काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे, इसका क्या रीज़न है? सी ये मिथ है। आज की डेज में लेडी इतनी एम्बिशियस है, दे वांट टू वर्क ईच एंड एवरी डे ऑफ देयर मंथ एंड एवरी मिनट ऑफ देयर डे। सो उसके लिए उनको पेन किलर अगर लेनी भी पड़ रही है फॉर 1 or 2 days इट्स ओके, बट अगर पेन किलर की रिक्वायरमेंट डेली हो रही है वो एबनॉर्मल है, वो नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। यू हैव टू इवेल्युएट योर सेल्फ, डायग्नोसिस इज़ मच बेटर। तो पीरियड पेन के लिए कोई पेन किलर आप एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि जो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो सब लोग लेते थे, वो येलो कलर की टैबलेट, उसको भी शायद से बैन कर दिया गया है। सी पीरियड पेन के लिए आजकल हम तो ड्रॉटिन देते हैं, एंड ऑब्वियसली यू नो द ड्रग विच हैज़ बीन बैंड, बट अगर सपोजिटली आपको पीरियड पेन के लिए टैबलेट लेनी पड़ रही है तो माई फर्स्ट एडवाइस विल फर्स्ट गेट अ कंसल्टेशन डन, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोई भी लड़की कैसे पता करे, कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसकी पीरियड साइकिल एकदम नॉर्मल है? सी नॉर्मल साइकिल्स का ड्यूरेशन, पहले तो होता है पीरियड्स को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है ड्यूरेशन, दूसरा होता है फ्लो, तीसरा होता है पैटर्न, एंड चौथा होता है पेन। तो अगर आपको 21 से लेके 45 मतलब 21 to 35 डेज़ के पीरियड बीच में पीरियड्स आ रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपको 3 to 7 डेज तक पीरियड लास्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। अगर आपका फ्लो एवरेज गुड फ्लो है, दैट मीन्स फर्स्ट 2 to 3 डेज यू आर यूजिंग एटलीस्ट 4 पैड्स पर डे, इट्स ओके, ठीक है। और आपको पेन बहुत स्लाइट डिस्कम्फर्ट है, इट्स ओके, बट एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ एबनॉर्मल। और आज के समय में बहुत जल्दी जो है पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। 8 से 10 साल की लड़कियों को आजकल पीरियड्स हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसके क्या रीजंस नज़र आते हैं? बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। पहला तो न्यूट्रिशन, आइदर बहुत ही एनोरेक्सिक महिलाएं होंगी या लेडीज़ होंगी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखती हैं कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, सो दे मिस आउट ऑन द न्यूट्रिशन। एंड अदर थिंग इज़ ओबेसिटी, मतलब 2 extremes of the scale, but these both can cause the precocious puberty बोलते हैं हम इसे, कि puberty बहुत जल्दी आ जाती है, 8-10 साल की एज में ही आ जाती है। दूसरा है environmental exposure, lot of screen time. Now kids have access to so many things on the net, on the TV, that they are getting matured by the mind little early. तो हमारा अगर पिट्यूटरी बहुत जल्दी मेच्योर हो जाता है तो पीरियड्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तीसरा होता है हार्मोनल फैक्टर्स। सो जो काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग एंड द काइंड ऑफ फूड, कोल्ड चेन स्टोरेज का फूड है एंड द काइंड ऑफ फार्मिंग जो है वो भी अफेक्ट करती है। दीज आर ऑल टॉक्सिन्स विच कैन लीड टू इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन इन द बॉडी एंड कैन कॉज मतलब अर्ली प्यूबर्टी। तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है या फिर इन फ्यूचर इससे भी कुछ इशू हेल्थ में हो सकता है? डेफिनेटली अर्ली पीरियड्स मतलब मेचोरिटी कम बच्चों में, उनको मैनेज करना नहीं आएगा, उनको अपने सिम्टम्स डायग्नोज करना नहीं आएंगे एंड दे विल सफ़र। सो ऑब्वियसली वी नीड टू डू सम एसेंशियल स्टेप्स। सो अवॉइड स्क्रीन टाइम, ट्राई टू कीप अ वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड हैव अ क्लीन डाइट। यही 3 चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में। तो जिन बच्चों को जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं उनकी मदर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी ताकि उनको आगे कोई हेल्थ इशू ना हो? उनको किस तरह से उनका टेक केयर करना चाहिए? ये एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूरी है कि पीरियड्स जल्दी आए हैं तो कोई रीज़न तो नहीं है। समटाइम्स थायराइड होता है, समटाइम्स प्री डायबिटीज़ होती है। बी डाइट बच्चे की ध्यान दें, न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग। सी लेस ऑफ एक्सपोजर टू द स्क्रीन्स, मोर एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल। डी a clear communication between the mother and the child. At least the child can communicate मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। तो पीरियड्स को शेम नहीं बनाना है हमें, हमें अपनी डॉटर्स को ये समझाना है कि डिस्कसिंग अबाउट पीरियड्स इज़ ओके एंड डिस्कसिंग अबाउट योर पेन इज़ ऑल्सो ओके। पीरियड्स आने के बाद कहते हैं कि हाइट रुक जाती है, ये हमने हमेशा से सुना है और हर लड़की ने ये सुना होगा, तो ये मिथ है? ये एब्सोल्यूट मिथ है। बेसिकली हमारे पीरियड्स पुराने ज़माने में उस टाइम पे आते थे जब
बोन्स का एपिफाइसिस क्लोजर हो जाता था, तो इसलिए कहते थे पीरियड्स आने के बाद पेन नहीं आएंगे. इट वॉज अ कोइंसिडेंटल फाइंडिंग. बट यूजुअली जैसे अब 8 से 10 साल के एज में पीरियड्स आते हैं तो 2 से 5 सेंटीमीटर तक की हाइट बढ़ सकती है उसके बाद. उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. दूसरा मैम बायोलॉजिकल पोटेंशियल भी होता है, पेरेंट्स की हाइट होती है, एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है, बट 2 to 5 सेंटीमीटर्स डेफिनेटली हाइट बढ़ सकती है. आज की जनरेशन में हम बहुत ज़्यादा पीसीओडी पीसीओएस सुनते हैं. तो ये क्या है, इसको आसान भाषा में समझाइए, और दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, पीसीओडी और पीसीओएस एक ही स्पेक्ट्रम के दो डायग्नोसिस हैं. पीसीओडी मतलब डिजीज़ मतलब कहाँ की, ओवरीज की. मतलब अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपके ओवरीज में सिस्ट मिलेंगे, ओवेरियन डिसफंक्शन मिलेगा हॉर्मोन्स में. लेकिन पीसीओएस क्या है, अगर कोई लेडी हमारे क्लिनिक में आती है, हेल्दी होती है, मतलब मोटी होती है, या फिर उसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फेस पे एक्ने होती है या फेशियल हेयर्स होते हैं, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना आपको पीसीओएस नहीं है. बट वो कहती है मैडम मेरे को तो सिस्ट नहीं है, तो मेरे को डिजीज़ कैसे हो सकती है. तो इट इज़ अ सिंड्रोम. इसके अंदर क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिया, मतलब क्लिनिकली आपका फेशियल एक्ने, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ लग रहा है. एंड चौथा, आपका जो पीरियड्स है वो उसकी रेगुलरिटी इज़ नॉट देयर. मतलब आपको 35 डेज तक भी पीरियड्स नहीं आते, 2 to 3 मंथ्स तक भी पीरियड्स नहीं आते. सो एक ही स्पेक्ट्रम के दो डायग्नोसिस हैं बट ट्रीटमेंट सेम. ये मेनली जिनका वेट ज़्यादा होता है उन्हीं में ही मिलता है? नहीं, ये मिथ है. पीसीओडी और पीसीओएस ज़रूरी नहीं है एक ओबीस महिला में ही मिले, हमें बहुत ही लीन थिन फीमेल्स में भी मिलता है. तो ये बॉडी की बेसिकली इन्फ्लेमेटरी स्टेटस पे डिपेंड करता है. तो अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, देन ऑल्सो अ लेडी कैन हैव पीसीओडी. तो पीसीओडी और पीसीओएस से डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि इससे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है. सी, पीसीओएस है क्या, वो हॉर्मोन्स का फ्लक्चुएशन और इम्बैलेंस है. तो अगर कहीं पे भी हार्मोन का इम्बैलेंस और फ्लक्चुएशन होगा तो पहली चीज़ जो होती है वो होती है मूड डिस्टर्बेंस, बिकॉज आपका मेलेटोनिन इफेक्ट होगा. दूसरा, स्लीप डिप्रीविएशन हो जाती है. तीसरा, यू डू बिंज ईटिंग, और you remain empty stomach the whole day, and the moment you start eating you eat a lot of food. So that is also unhealthy habit in PCOS. चौथा, irregular periods can cause a lot of stress, plus especially in females जो they are trying to conceive. तो ये पीसीओडी पीसीओएस और जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, नॉर्मली भी हो अगर इरेगुलर पीरियड, तो इससे आगे कोई प्रेगनेंसी में इशू होता है? देखो, प्रेगनेंसी में इशू हो सकता है बट एवरीथिंग इज ट्रीटेबल. इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ अगर आपको पीसीओएस है दैट मीन्स एटलीस्ट वी हैव अ कॉज टू ट्रीट, एंड यूजुअली पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं. तो अब जैसे अगर हम अपना डेली रूटीन थोड़ा सा स्टेबल कर लें तो इससे क्या और किया जा सकता है? और जैसे जो फेस पे पिंपल और पैचेस हो जाते हैं इसकी वजह से, और 70-80% जो लड़कियां हैं सबको हेयर फॉल की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो ये भी उसी की का एक सिम्टम है? देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि हेयर फॉल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, हेयर फॉल कुछ इनर प्रॉब्लम है. अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ना, इसका मतलब आपको अपनी इनर हेल्थ को देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, hormonal imbalance, thyroid imbalance, there are lot of problems which can cause hair fall. तो अगर आपको PCOS के साथ हेयर फॉल भी हो रहा है, इट इज़ बिकॉज आपके हॉर्मोन्स का फ्लक्चुएशंस कुछ ज़्यादा ही है, या आपको हो सकता है को एग्जिस्टिंग थायराइड भी हो. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट्स कम्प्लीटली रिवर्सेबल. यू ट्रीट द कॉज एंड इट इज़ रिवर्सेबल. तो सबसे पहले स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए अगर हमें हेयर फॉल है या फिर फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ वगैरह कुछ हो रहे हैं, पैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप्स हम क्या लें? पहली बात है एक्टिव लाइफस्टाइल. दूसरी बात है गेट अ कंसल्टेशन डन, गेट ऑल योर टेस्ट्स डन. ठीक है. तीसरी बात है न्यूट्रिशनल बैलेंस, अपना डाइट से भी न्यूट्रिशन करना है, हो सकता है यू नीड सम सप्लीमेंट्स ऑल्सो. चौथा है सीक डर्मेटोलॉजिकल क्लियरेंस. उसमें क्या होता है, गायनी एंड डर्मेटोलॉजी दे गो हैंड इन हैंड. सो यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ कॉस्मेटिकली एंड डर्मेटोलॉजिकली ऑल्सो, एंड इनर बाय गायनोकोलॉजिकल मीन्स ऑल्सो. आप कुछ फूड या फिर कुछ कोई डाइट सजेस्ट करना चाहेंगे वुमेन्स के लिए जिससे उनके जो हार्मोन्स है वो स्टेबल रहें और ये सब जो दिक्कतें हैं इससे वो खुद को बचा सकें? गुड प्रोटीन,
गुड हाइड्रेशन एंड सुपर फूड्स हम कहते हैं बट अब वो सुपर फूड्स नहीं रहे. नाउ एवरी लेडी इज इंक्लूडिंग them in diet like pumpkin seeds, chia seeds. These seeds आप लोग कहेंगे क्या इससे क्योर हो जाएगा? डेफिनेटली क्योर नहीं होगा बट आपके सिम्टम्स कहीं ना कहीं कर्ब हो जाते हैं, आपके सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. इनफर्टिलिटी जो है आज के समय में बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है. बहुत ज़्यादा दिक्कतें मैरिड वुमेन्स को हो रही हैं. बहुत सारे केसेस इसके हमें आसपास अपने सुनने को मिल जाते हैं. इसके मेन रीजंस क्या है आज के समय में? पहला तो मैं कहूँगी स्ट्रेस, बिकॉज लेट शादियाँ हो रही हैं तो ऑलरेडी जब फीमेल उस फेज ऑफ लाइफ में आती है तो ऑलरेडी एंक्शियस होती है टू कंसीव. ठीक है. दूसरा मैं कहूँगी देर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन प्रॉब्लम्स लाइक PCOS, एंडोमेट्रियोसिस. दीज आर ऑल एपिडेमिक. ठीक है. बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल एक्सपोजर हमारी लेडीज ऑलरेडी एक्सपोज्ड है टू सो मच ऑफ एस्ट्रोजन दैट बॉडी का हॉर्मोन्स इतने वेरी होते हैं कि व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव नेचुरल कंसेप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. चौथा होता है कि हम मेल फैक्टर इग्नोर कर देते हैं. There is a lot of ladies, they keep on visiting the gynae clinic and we keep on saying them get your husband also tested. तो एक ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है जो एक लेडी को इग्नोर करती हैं कि get your husband also tested because these are two important people who will make a kid, है ना. Only female doesn't have the responsibility to make a child. यानी दोनों को टेस्ट कराने Definitely, इक्वली जरूरी है. definitely. पहले के समय पे ऐसा होता था कि हाँ लड़कियों को ही चेकअप कराया जाता था कि इन्हीं में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन लड़कों पे ध्यान नहीं दे रहे. लेकिन आज के समय पे तो शायद थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो दोनों के लिए है ना. देखो वर्क स्ट्रेस तो दोनों के लिए है. जहाँ महिला के लिए वहीं फीमेल के लिए भी है. तो अगर महिला की फर्टिलिटी पे स्ट्रेस अफेक्ट कर सकता है ऐसे मेल की फर्टिलिटी पे भी तो स्ट्रेस अफेक्ट कर सकता है. सो इसलिए बोथ पार्टनर शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड. तो हम लाइफस्टाइल में से कौन से चेंजेस ला सकते हैं टू बूस्ट द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी? लाइफस्टाइल में मैम फर्स्ट इज़ डी स्ट्रेसिंग. डिफ़िकल्ट होता है, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है बट डी स्ट्रेसिंग. आप अपने काम को एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ एक्टिव फॉर योर सेल्फ. मतलब अपना एक टाइम होता है जब आपको इनर सोल से मीट करना चाहिए. ठीक है. दूसरा गेट योर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स. ठीक है. अगर आपको जैसे मेरे पास कितनी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हम 32-33 हैं, वी डोंट वांट टू कंसीव येट बट वी आर मैरिड एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो आई ऑलवेज टेल देम कि अपनी बायोलॉजिकल और करियर क्लॉक को ना अगर साथ लेके चलना है तो सबसे पहली चीज़ है कि हम गाइडेड ट्रीटमेंट करेंगे. अगर आपका AMH ऑलरेडी लो है तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, यू कांट वेट, यू शुड ट्राई. अगर उनका AMH एकदम ठीक है, उनके रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो वाई नॉट, आई कैन गिव देम द टाइम. ठीक है. तो मैं हमेशा कहती हूँ क्रोनोलॉजिकल एज पे नहीं, बायोलॉजिकल एज पे जाओ. तो हो सकता है एक लेडी जो शायद 35 है लेकिन उसने अपने आप को बहुत ही अच्छी मेंटेन करके रखा हुआ है एंड ऑल रिपोर्ट्स आर ओके, देन आई एम ओके, देन इट्स ओके. और अल्कोहल और स्मोकिंग भी इफेक्ट करता है फर्टिलिटी पर? हाँ, क्योंकि देखो स्मोकिंग क्या है, निकोटिन है. अल्कोहल क्या है, मतलब इट ऑल अफेक्ट्स द, एक तो फर्स्ट गेमीट्स जो होते हैं ना जैसे एग्स एंड स्पर्म्स, उनकी क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है. और दूसरा निकोटिन इज़ अ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर. तो जो फर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड सप्लाई. अगर आपकी ब्लड सप्लाई ही अफेक्टेड है तो आप कंसीव कैसे करोगे? आपने जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही टेस्ट की बात की, तो आजकल कहा जाता है कि शादी से पहले भी मतलब एक कुछ टेस्ट की लिस्ट होती है कि ये सारे टेस्ट हस्बैंड वाइफ दोनों को ही करा लेने चाहिए. शादी से पहले करा लेने चाहिए. उसके बारे में आप बताइए वो कौन से टेस्ट है और क्यों ज़रूरी हैं? फर्स्ट इज़ रूलिंग आउट एनीमिया. दोनों का हीमोग्लोबिन ज़रूर होना चाहिए. अगर हीमोग्लोबिन कम होता है उससे भी आपको इनफर्टिलिटी, या फिर इनफर्टिलिटी भी छोड़ो, आपकी जनरल हेल्थ ही रिड्यूस रहती है. लिबिडो भी अफेक्ट हो जाता है. आपको अपनी जनरल रूटीन में रोज़मर्रा में उठने बैठने में, और डिप्रेशन भी ज़्यादा देखा गया है एनीमिक फीमेल्स एंड मेल्स में. दूसरा है थायराइड. ठीक है. तीसरा है आपके जितने भी लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट हैं वो सब. चौथा है आपका HIV, HPS, anti-HCV. ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप या कंपेनियनशिप सीख करते हैं. देखो हस्बैंड सीमन एनालिसिस पार्टनर्स पे डिपेंड होता है वेदर दे वांट टू गेट इट डन और नॉट. इट इज़ अ वेरी प्राइवेट डिसीजन बट वी डू ऑफर देम एवरी टेस्ट. कोई भी लड़की है या कोई भी वुमेन है जो इनफर्टिलिटी फेस कर रही है, उसको ये वाला इशू फेस कर रही है, तो कब उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब उस पर ध्यान देना चाहिए? देखो इशू जब फेस करते हैं वो तो आ ही जाते हैं बट मैं कहूँगी अगर आप 35, मतलब मैंने 35 एक बार बना रखा है, अगर आप 35 के नीचे हैं
तो शादी को अगर आप 6 मंथ्स हुए नहीं हुए हैं एंड यू आर ट्राइंग टू कंसीव, यू कैन गिव योर सेल्फ 6 मंथ, मतलब 1 ईयर, 6 मंथ्स टू 1 ईयर. अगर आप 35 से ऊपर हैं तो यू कैन गिव योर सेल्फ 3 to 6 मंथ्स टू हैव अ नॉर्मल कंसेप्शन. अगर उसके बाद आपको नॉर्मली कंसीव नहीं हो रहा है या नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है तो एक बार कंसल्टेशन ज़रूर सीख करनी चाहिए. लड़कियों की पीरियड साइकिल का बेस्ट टाइम कौन सा है प्रेगनेंसी के चांसेस जिसमें ज़्यादा हाई हो, कि जब इस टाइम पे अगर हाँ इंटरकोर्स करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है ये ना प्रेगनेंसी मैम के? ओव्यूलेशन टाइम होता है, ठीक है. तो ओव्यूलेशन टाइम जो होता है ना, मिड साइकिल होता है. जो आपको लास्ट पीरियड डेट आई थी उससे 14 डेज हम माइनस करते हैं और उस डेट पे +3 एंड -3 डेज करते हैं. तो वो जो रेंज ऑफ डेज होते हैं, दे आर द मैक्सिमम टाइम यू कैन कंसीव. तो उसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं दे हैव टू कोहैबिटेट. मतलब बहुत, देखो आज की डेट में जब व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, समटाइम्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेमोग्राफिक सेपरेशन ऑल्सो. मतलब कोई दिल्ली में काम कर रहा है तो कोई नोएडा में कर रहा है, कोई गुड़गांव में कर रहा है. दे आर लिविंग सेपरेटली बट दे वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड. तो उनको फिर हम ये समझाते हैं कि दिस इज़ द फर्टाइल पीरियड. आप इसमें अगर अपने हस्बैंड के साथ रहते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप कंसीव कर जाओगे. यूजुअली 80 to 90% पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं. ओके. और एग फ्रीजिंग ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये क्या है और ये ट्रेंड आज के समय में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? देखो वही बात है, करियर क्लॉक वर्सेस बायोलॉजिकल क्लॉक. अब आप अपने करियर की प्राइम पे किसी 33 साल की लेडी को बोलोगे अभी आप बच्चा कंसीव कर लो और मैटरनिटी लीव पर चले जाओ, विल शी एग्री? शी विल नेवर एग्री. बिकॉज उसने अपनी 17 साल की उम्र से जो मेहनत करी है और जो सपने देखे हैं उसे वो भी पूरे करने हैं. तो मैं कहती हूँ कि दोनों को मत छोड़ो, ठीक है. तो एग फ्रीजिंग कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको बच्चा हो ही जाएगा, चांसेस ज़्यादा बट चांसेस ज़्यादा हैं. तो जो भी महिला 32 के बाद सोचती हैं कि मैं तब कंसीव करूँगी या मेरा और लेटर प्लान है, तो मैं हमेशा एक ऑप्शन देती हूँ एग फ्रीजिंग की. उसमें हम कुछ एक्सोजीनस हार्मोन्स देते हैं, ओवरीज को हाइपर स्टिमुलेट करते हैं एंड वी रिट्रीव एग्स. वो यूजुअली गुड क्वालिटी एग्स होते हैं एंड पेशेंट के पास एक ऑप्शन होती है अपना ही बायोलॉजिकल चाइल्ड लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में है होने के लिए. बेस्ट एज कौन सी होती है एग फ्रीजिंग के लिए? बेस्ट एज बिफोर 35, बिफोर. प्रेफरेबली बिफोर 32. ओके. इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इससे? माइनर डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हॉर्मोन्स की वजह से मूड इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नो. कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए बेस्ट 5 एक्सरसाइज कुछ आप सजेस्ट करें टू डिलीवर अ परफेक्ट बेबी. हर बच्चा परफेक्ट ही होता है, लेकिन अगर सपोज आप प्रेग्नेंट है, फर्स्ट थिंग इज़ कीप योर सेल्फ एक्टिव. प्रेगनेंसी एक जर्नी है. प्रेगनेंसी मैं कहती हूँ कोई डिजीज़ नहीं है. यूजुअली क्या होता है, हम तो प्रेग्नेंट हैं, हम तो बीमार हैं. आप बीमार नहीं हो, इट इज़ अ जर्नी एंड यू हैव टू एन्जॉय दैट जर्नी. तो आप एन्जॉय कैसे करोगे? पहला, आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को मत छोड़ो अगर वो आपको फिजिकली हैम्पर नहीं करी या आपके डॉक्टर ने आपको उसके लिए अगेंस्ट नहीं बोला है. दूसरा, लाइट स्ट्रेचिंग. लाइट स्ट्रेचिंग हमेशा हेल्प करती है, इवन ड्यूरिंग डिलीवरी, इवन ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी, वेदर आपकी नॉर्मल हुई हो सिजेरियन हुई हो. अगर आपके मसल्स एक्टिव हैं तो आपकी रिकवरी भी फास्टर होगी. थर्ड इज़ योगा. हम प्रीनेटल क्लासेस भी लेते हैं. योगा से क्या होता है ना, आपका जो एब्डोमेन होता है, आपका जो कोर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. आपका जो लेग्स की मसल्स होती हैं या जो हैंड्स जो हाथ की मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती है. तो क्योंकि प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है तो जॉइंट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन द वॉक ऑफ द लेडी, तो उसमें भी हेल्प होती है. दूसरा, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, इवन आप छोटी सी लाइट सी भी एक्सरसाइज करो, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं. एंड इफ़ मदर इज़ हैप्पी द बेबी इज़ ऑल्सो हैप्पी एंड बेबी विल बी परफेक्ट. और ऐसी कोई चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड सेकेंड इज स्ट्रेस. मतलब आई हैव सीन पेशेंट्स, मतलब देर इज़ अ लॉट ऑफ मिथ्स की प्रेगनेंसी में तो पेशेंट खुश रहता है, नहीं रहता, ऐसा रहता है. बट सी, अब प्रेग्नेंट लेडी आप अब देखो वो अपनी बॉडी से लड़ रही होती है. हर रोज़ उसके चेहरे पे ब्रेकआउट्स होते हैं, फेस ब्रॉड हो जाता है, पेट बढ़ रहा होता है. तो बेबी शी इज़ हैप्पी फॉर द चाइल्ड शी इज़ हैविंग, बट शी इज़ नॉट हैप्पी फॉर हर सेल्फ. उसने अपने आप को वेल मेंटेन करके रखा होता है और नाउ हर बॉडी इज़ लेटिंग लूज एंड शी डजंट हैव द ग्रिप ओवर इट.
तो अपने आप को हैप्पी रखना ज़रूरी है, अपने आप को ये बोलना ज़रूरी है इट इज़ ओके इफ़ आई एम गेटिंग फैट, इट इज़ ओके अगर मुझे लोगों की नज़र में मैं अगली लग रही हूँ, इट्स ओके, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग यू वांट इन लाइफ, तो इट्स ओके। और प्रेगनेंसी के टाइम पे इंटरकोर्स सेफ है या फिर नहीं, अवॉइड करना चाहिए? देखो इट इज़ क्वेश्चनेबल, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बोलते हैं, मना करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं होती, प्लेसेंटा अपर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर यूजुअली सेफ होता है, and last trimester that is after 30 to 32 weeks यूजुअली अनसेफ होता है, बिकॉज उससे लीकिंग के चांसेस, ब्लीडिंग के चांसेस या पेशेंट के पेन, लेबर में जाने के चांसेस लिटिल बिट हाई होते हैं। इसलिए मिड प्रेगनेंसी मान ले 13 वीक्स के बाद एंड बिफोर 32 वीक्स इट इज़ सेफ। मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो अवॉइड ही करना चाहिए, वो ज़्यादा इट सही इज़ रहेगा। इट इज़ अप टू द पार्टनर्स, ठीक है, इट इज़ टोटली अप टू द पार्टनर्स एंड बट द सेफ टाइमिंग इज 13 वीक, आफ्टर 13 वीक्स एंड बिफोर 32 वीक्स। ओके। और कुछ ऐसे फूड्स जो प्रेगनेंसी के टाइम पे खाने चाहिए जिससे कि कहते हैं कि बच्चे का माइंड जो है परफेक्टली डेवलप हो या फिर बच्चा इंटेलिजेंट हो, ऐसे बहुत सारे फूड्स बताए जाते हैं सोशल मीडिया बच्चा का इंटेलिजेंसिया इज अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक पोटेंशियल एंड नॉट बिकॉज कि आपने क्या खाया है प्रेगनेंसी में, आपने क्या खाया है उससे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है। तो आपको अच्छा प्रोटीन खाना है, आपको हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, आपको गुड फैट्स खाने हैं, कार्ब्स भी खाने हैं। यूजुअली महिलाएं अपनी डाइट से कार्ब्स निकाल देती हैं, कार्ब्स भी एक बैलेंस न्यूट्रिशन का पार्ट है। प्लस आपको, जैसे अब कहते हैं बहुत सारे मार्केट में देर आर लॉट ऑफ ड्रग्स कि ये खाओगे तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, ये खाओगे तो नहीं होगा। अगर आप एक बैलेंस न्यूट्रिशनल मील ले रहे हैं, बच्चा विल अटेन द मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल मेंटालिटी। कुछ मेन कुछ 4-5 आप फूड्स बताना चाहें, सजेस्ट करें। सी प्रोटीन्स, वो हमारी बात हो गई है। दूसरा फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इट विल हेल्प एक तो मदर को रिलैक्स रखता है, कॉन्स्टिपेटेड नहीं रखता। दूसरा आपकी जो फाइबर्स होते हैं ना, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रखते हैं, तो प्रेगनेंसी में बहुत महिलाओं को आगे डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, तो उससे भी उसको हेल्प मिलती है। तीसरा गुड न्यूट्रिशन में आ जाता है हाइड्रेशन, जैसे लेस ऑफ कॉफ़ी, लेस ऑफ टी, ठीक है, ओनली 2 cups ऑफ टी इज़ अलाउड। एंड चौथा, आई थिंक देर इज़ नो फूड विच इज़ वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर, ऑल फूड्स आर इम्पॉर्टेंट, बैलेंस न्यूट्रिशन मील इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई एक 5 फूड्स हम डिलिनिएट नहीं कर सकती, ये खाएंगे तो बिल्कुल सही रहेंगे। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करने चाहिए? फर्स्ट वन इज़ अनप्रोसेस्ड मीट, बिकॉज इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज़ हाई मर्क्यूरी फिश, बिकॉज ऑब्वियसली मर्क्यूरी इज़ नॉट गुड फॉर बेबीज़। थर्ड इज़ एक्सेसिव कैफीन इनटेक, टी और कॉफ़ी। एंड फोर्थ इज़ मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग। फिफ्थ इज़ रॉ पपाया, क्वेश्चनेबल है, बट रॉ पपाया यूजुअली कैन कॉज लेबर एंड कैन कॉज अबॉर्शंस। एंड फिफ्थ इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अजीनोमोटो। अगर आपको चाइनीज़ खाने का मन है तो ओमिट अजीनोमोटो एंड देन यू कैन हैव चाइनीज़। ओके। अक्सर हम पीरियड्स डिले के लिए पिल्स ले लेते हैं, वो लेना कितना सही है या वो किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी के अंदर? सी 1 और 2 ओकेजन्स में इट्स ओके, बट जो आप पीरियड्स डिले करने के लिए पिल्स देते हो वो हॉर्मोन्स ही हैं। तो अगर आप हॉर्मोन्स, कोई भी एक्सोजीनस हॉर्मोन्स बहुत लंबे समय तक दे कैन डिरेंज योर हॉर्मोन्स इंटरनली। तो अगर 1-2 ओकेजन्स के लिए इट इज़ ओके, बट आप रेगुलरली सिर्फ पीरियड्स डिले करने के लिए हॉर्मोन्स ले रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। यू शुड कंसल्ट समबडी एंड यू शुड टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर इन फ्यूचर फर्टिलिटी में कुछ इशू हो सकता है इससे? यूजुअली फर्टिलिटी पे इतना इफेक्ट नहीं होता। फर्टिलिटी पे ऐसे इफेक्ट होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बट इसका इफेक्ट ये होता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं वो आपको अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। आपको 2 पीरियड्स के बीच में एकदम से ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाएगी। प्लस बिकॉज उसमें प्रोजेस्ट्रॉन होता है तो ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो जाती है, ब्रेस्ट पेन ज़्यादा रहता है एंड फेशियल फ्लशिंग रहती है। तो ऑब्वियसली दीज एवरी पिल हैज़ अ साइड इफेक्ट। और व्हाट अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? मैम डिपेंड करता है वो आपने कौन से पर्पज़ से लिए हैं। समटाइम्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम खुद ही देते हैं बिकॉज वो पेशेंट के पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपने एज अ
मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ली है तो उसका जो रीज़न है वो वैलिड है, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट जब भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लें, हमेशा अपना थॉरो चेकअप करा के एक गायनाकोलॉजिकल कंसल्टेशन के बाद ही लें, बिकॉज दीज आर ऑल हॉर्मोन्स। तो अगर सपोज़ आप स्मोकिंग करते हैं, आपको माइग्रेन है, आप ओबेसिटी है, या आपका हिस्ट्री ऑफ एम्बोलिज्म मतलब स्ट्रोक या माइग्रेन की हिस्ट्री रही है, उसके अंदर ये दे कैन डू मोर हार्म देन गुड। तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, हमेशा एक कंसल्ट के बाद ही लेना है। और फिर भी अगर कोई लड़कियां लेती भी हैं तो फिर उसको मतलब कितने गैप में आप ले सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं लेना चाहिए या ऐसा कुछ? मैम देखिए, वही बात है कि आपने किस रीज़न से लिया। अगर आपने मेडिकेशन पर्पज से लिया तो उसका 3 to 6 मंथ्स का कोर्स होता है, बट आपने कॉन्ट्रासेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो वो 1 मंथ लीजिए जब तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन नीडेड है, एंड देन यू कैन लीव इट। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने किस अप्रोच से लिया। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो उनको किन चीज़ों का, उन लड़कियों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको लेने से पहले? कौन से प्रिकॉशंस हैं? प्रिकॉशंस यही होते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जब भी लें, मतलब वो आपको 1 मंथ लेनी होती है, तो जब भी लें एक पर्टिकुलर टाइम पे लें। आप अपना टाइम ऊपर नीचे करेंगे तो उससे आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूजुअली जिनको माइग्रेन्स होते हैं, दे कैन कॉज ब्रेक थ्रू माइग्रेन्स, मतलब एक्सेसिव माइग्रेन्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर सपोजिटली आपको हो रहे हैं, आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यू शुड कंसल्ट एंड यू शुड स्टॉप द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तीसरा है कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं और साथ में स्मोकिंग और अल्कोहल भी कर रहे हैं, तो उनका इफेक्ट बहुत ही वेरिएबल होता है। तो जिस पर्पस से ले रहे हैं, हो सकता है वो पर्पस वो आपको सॉल्व ना कर पाए, तो यू शुड अवॉइड इट। एंडोमेट्रियोसिस, इसके बारे में भी हम बहुत सुनते हैं, ये क्या होता है? और क्या पीरियड पेन बहुत ज़्यादा होना ये भी इसका एक साइन है? यस, सी एंडोमेट्रियोसिस अभी जितना हम देख रहे हैं ना, ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है वो अब यूट्रस से बाहर जा चुकी है। अब यूट्रस के अंदर की लाइनिंग तो हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। हॉर्मोन सिर्फ यूट्रस तक थोड़ा ना सीमित है, वो तो ओवरीज के ऊपर भी, इंटेस्टाइन्स पे भी, हर जगह है। तो अगर हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में हैं और आपकी ये लाइनिंग बाहर ग्रो कर रही है, सोचिए क्या तबाही है। तो जब भी आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे बढ़ेंगे, वो लाइनिंग बढ़ेगी और उसी में ब्लीडिंग होएगी, एंड दैट कैन कॉज एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन। मतलब हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड में कुछ भी ना आए और आपको पेन हो रहा हो। तो एंडोमेट्रियोसिस उस बला का नाम है। तो एंडोमेट्रियोसिस के और कौन कौन से सिम्टम्स या साइंस हो सकते हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ हमें ऐसी कुछ दिक्कत है? देखो, एंडोमेट्रियोसिस में हमेशा कहती हूँ एक न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। मतलब ये आपकी नसों को अफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है एंड पेन करता है। तो अगर सपोजिटली आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो अचानक से आपको 3-4 साइकिल में ग्रेजुअली आपका पेन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्रैम्पिंग ज़्यादा होने लग जाएगी, या तो बहुत स्कैंटी मेंसेस होंगे, या पीरियड्स के अंदर क्लॉटिंग आनी शुरू हो जाएगी। चौथी चीज़ होती है कि आपका ये एक ऑर्गन फिक्सेशन वाला मतलब डिजीज़ है। इसमें जैसे ही सपोजिटली आपको एंडोमेट्रियोसिस होता है, इतना फाइब्रोसिस होता है कि आसपास के ऑर्गन्स यूट्रस पे चिपक जाते हैं। उसकी वजह से अब यूट्रस के आसपास क्या है, इंटेस्टाइन्स हैं। अब इंटेस्टाइन्स चिपक जाएंगी तो क्या होगा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। देयर वाज दिस वन पेशेंट ऑफ माइन जो 10 साल से डल्कोलेक्स लेके, मतलब कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेके मोशन पास करती थी। इतना सीवियर एंडोमेट्रियोसिस होता है, एंड पेशेंट को लगता है मुझे तो कॉन्स्टिपेशन है, मुझे गायनेक के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन जो है इसके साइन हो सकते हैं। Yes, अगर किसी को भी दिक्कत होती है तो एक्सेसिव इन signs से पेन पहचान ड्यूरिंग सकते हैं। पीरियड्स। जब यूजुअली इसका सिम्टम क्या होता है कि पहले सिर्फ पीरियड्स में पेन होते हैं, फिर पीरियड्स के पहले पेन होना शुरू होता है, फिर पीरियड्स के बाद में भी पेन शुरू होता है। तो अब थ्रू आउट द साइकिल पेन होना शुरू हो जाएगा। पीरियड्स या तो बहुत स्कैंटी हो जाएंगे, या फिर पीरियड्स इतने हैवी आएंगे कि वो अनमैनेजेबल हो जाएंगे। यूजुअली पेशेंट इसी कंप्लेंट के साथ आता है। ओके, वजाइनल डिस्चार्ज ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है, मतलब हर लड़की ही इस इशू को फेस करती है। तो ये कब तक नॉर्मल है और कब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर वजाइनल डिस्चार्ज क्लियर है और नॉन स्मेली है और नॉन इची है, ये एब्सोल्युटली हेल्दी है। सी, वजाइना ऑटो क्लीन करता है अपने आप को। तो वजाइना के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। अब जो ग्लैंड होता है, अब जैसे हमारे मुंह में भी तो सलाइवा बनता है ना, ऐसे ही वजाइना है। वजाइना के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स में से सिक्रीशंस हुआ, अब वो सिक्रीशन तो निकलेंगे। तो
दैट डिस्चार्ज इज एब्सोल्युटली फाइन. बट अगर उसी डिस्चार्ज में से स्मेल आनी शुरू हो जाए, इची होनी शुरू हो जाए, थिक होना, कर्डी लाइक होना शुरू हो जाए, या ग्रीनिश लाइक होना शुरू हो जाए, या येलोइश हो जाए, तो ये एबनॉर्मल है. इसमें स्मेल का भी कुछ होता है कि हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा स्मेली, स्मेली हाँ हो? स्मेली हो जाएगा तो वो एबनॉर्मल है. ओके। बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होना या फिर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, इसके मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? वजाइनल इन्फेक्शन यूजुअली होता है जब लेडी बहुत ज़्यादा ही ध्यान रख लेती है अपना, एक्सेसिव वॉशिंग करती है. तो जब आप एक्सेसिव वॉशिंग करते हो क्या होता है, वजाइना का पीएच चेंज हो जाता है. जब वजाइना का पीएच चेंज हो गया तो वहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो कम्प्लीटली हिल जाती है. तो जितने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. तो पेशेंट्स को बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस ये होना शुरू हो जाता है. एंड पेशेंट को ये नहीं समझ में आता मैं तो अपना ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ, ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर रही हूँ, मुझे क्यों इन्फेक्शन होता चला जा रहा है. दूसरा होता है डायबिटीज़, अननोन डायबिटीज़. पेशेंट को पता ही नहीं होता उसे डायबिटीज़ है. तो जब डायबिटीज़ होती है आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस हो जाता है उसकी वजह से. ठीक है. तीसरा होता है जैसे किसी ने प्रोसीजर कराया हो, जैसे क्रायोथेरेपीज, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन वो डिस्चार्ज यूजुअली हार्मलेस होता है. चौथा होता है कि अगर सपोजिटली आपको कोई इन्फेक्शन है सर्विक्स में से, तब भी वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है. तो दीज आर द कॉजेज विच कैन कॉज एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज. तो वजाइनल इन्फेक्शन को क्योर किस तरह से किया जाता है जो ये बार बार होता है? जब बहुत ज़्यादा हो गया तब तो हम ऑब्वियस सी बात है गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जब स्टार्टिंग है या थोड़ा बहुत है तो उसको किस तरह से क्योर करें हम? हाइजीन मेंटेन रखिए. ओनली क्लीन वाटर इज़ एनफ. कोई वॉशेस, वजाइनल वॉशेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. टाइट क्लोथिंग नहीं, कॉटन अंडरवेयर्स, दैट्स इट. ये चीज़ है जो आप खुद कर सकते हो. तीसरी चीज़ है मीट द गायनेकोलॉजिस्ट. आपने बोला वजाइनल वॉश हमें यूज़ नहीं करना है, और आपने बताया कि बहुत ज़्यादा भी हम क्लीन करते हैं उससे भी हमें दिक्कत होती है. हाँ. तो कब और कैसे, मतलब आप कुछ सजेस्ट करेंगे कितना इनफ है? अगर एवरी टाइम यू गोइंग टू यूरिन, अगर सपोज आप एक बार जेंटल क्लीनिंग कर लेते हैं डैबिंग से, तो इट इज़ एनफ. जेट स्प्रे वॉशिंग या डूशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. और सर्विकल कैंसर, ये जो है बहुत कॉमन कैंसर है जो वुमेन्स में पाया जाता है, इसके बारे में आप बताइए. सी, सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के मुंह का कैंसर होता है. हमारे यूट्रस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है यूट्रस की बॉडी, एक होता है उसका आउटलेट, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं. तो सर्विक्स के अंदर मैलिग्नेंसी को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं. इसका यूजुअल सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट कहती है जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती है उसको थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग होना तो होता है, या एक्सेसिव डिस्चार्ज पेशेंट को होती है, परसिस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है. इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में कौन से स्टेप्स लेने चाहिए या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करें उसके बाद आप अपना पैप स्मीयर ज़रूर कराएं. पैप स्मीयर क्या होता है, हम सर्विक्स की आउटर वर्ड पोर्शन से एक स्क्रेप साइटोलॉजी, मतलब वहाँ ब्रश से हम स्पेसिमेन लेते हैं और उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. अगर वो नॉर्मल है तो 3 साल तक इट गिव्स अ रीअश्योरेंस कि देयर इज़ नो कैंसर. अगर हमने उसके साथ HPV DNA, जो कि यूजुअली सर्वाइकल कैंसर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, अगर हमने उसकी भी टेस्टिंग करा ली तो रीअश्योरेंस हमारी 5 साल तक हो जाती है. तो एवरी महिला जो कि सेक्सुअली एक्टिव है 21 साल के बाद, उसको अपना HPV DNA और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी ज़रूर कराना चाहिए. फ्रीक्वेंट मतलब कुछ कुछ टाइम में हमें? एवरी 5 years इफ़ बोथ टेस्ट करा रहे हो. एवरी 5 डेज? एवरी 5 years. ईयर्स. अगर आप बोथ टेस्ट करा रहे हो, अगर सपोजिटली आप सिर्फ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करा रहे हो तो एवरी 3 years. ओके. और वहीं ब्रेस्ट कैंसर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आज के समय में, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सी, ब्रेस्ट कैंसर अपकमिंग है एंड हमारे पास बहुत अवेयरनेस है अब. तो देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ वर कमिंग अप एंड सेइंग कि हमें अपने आप को हमेशा थॉरो चेकअप कराना चाहिए. बट एक छोटी चीज़ जो हम सब अपने घरों में कर सकते हैं वो है एवरी 2 weeks व्हेन वी आर हैविंग अ बाथ वी कैन ऑटो चेक आवरसेल्व्स. और अपने आप को चेक कैसे करना है, एक बार अपनी कंसल्ट करके, एक बार आप पूछ के ज़रूर अपने आप को थॉरो चेकअप कराएं हर 2 हफ्तों में. लेकिन उसी के साथ एनुअल अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी बहुत ज़रूरी है टू रूल आउट दोज लीजन्स जो बहुत अर्ली हैं और जो सिर्फ टच करने से आपको महसूस नहीं होंगे. ओके. रोबोटिक सर्जरी, इसकी काफ़ी ज़्यादा बात होती है, ये क्या है और ये वुमेन्स के ट्रीटमेंट में कैसे हेल्पफुल है? तो
आपने मुझसे सवाल पूछा, एक सवाल मैं आपसे, रोबोटिक सर्जरी का मतलब आप क्या जानते हैं? मशीनरी हाँ, तो सर्जरी टेक्नोलॉजी कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं। थैंक गॉड आपको ये पता है, लेकिन क्योंकि मार्केट में ये है कि या पेशेंट्स को ये लगता है कि सर्जरी तो रोबोट करता है, तो रोबोटिक सर्जरी बोलना गलत होगा, हम रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जब हम लैप्रोस्कोपी करते थे, लैप्रोस्कोपी एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो जब हम देखते हैं तो हमें उसमें डेप्थ की फीलिंग नहीं आती। बट रोबोटिक सर्जरी में हमें एक 3D व्यू मिलता है। 3D व्यू में हमें पता होता है हमें कितने डेप्थ में जाना है, हमारे जो इंसिजन्स होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं, ब्लीडिंग ऑब्वियसली कम होती है क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि कहाँ पे ब्लीडर है, ठीक है। एंड प्लस सर्जिकल टाइम कम होता है, पेशेंट की रिकवरी मच फास्टर होती है। मतलब मेरे पेशेंट्स तो मतलब 6 to 8 आवर्स में अपने दे आर ऑन देयर फुट, दे कैन इवन गेट डिस्चार्ज। बट वो ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि हम 2 दिन तो हॉस्पिटल में लगाएंगे। तो इसके कौन कौन सी मेन सर्जरीज जो है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप बताएं कि जो आपने की हो, या फिर कौन सी मेन सर्जरीज रोबोटिक के थ्रू की जा सकती हैं? गायनी, जी, फॉर सी यूट्रस रिमूवल जिसे हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, ठीक है, ओफरेक्टमी जिसे हम ओवरीज रिमूवल कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस प्रिजर्विंग सर्जरीज इसमें बेस्ट होती हैं बिकॉज इसका व्यू इतना इतना इमैनिक्वेट है कि 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है एंड यू कैन एक्चुअली रिसेक्ट ऑल द डिजीज़, ठीक है। फोर्थ, अगर सपोजिटली मेश रिपेयर है, जैसे प्रोलैप्स, जिन महिलाओं का यूट्रस आउट हो जाता है उनको भी हम प्रोलैप्स का सर्जरी कर सकते हैं, मेश रिपेयर कर सकते हैं। चौथा, ऑल गाइनी ऑन्कोलॉजिकल सर्जरीज, मतलब एंडोमेट्रियल कैंसर की सर्जरी, लिम्फ नोड डाइसेक्शन, all surgeries can be robotic assisted in gynae except cesareans. ओके। अब ऐसी कुछ हैबिट्स या कुछ आदतें मैं चाहूँगी आप बताएं जो हर एक वुमेन को अडॉप्ट करनी चाहिए। Keep yourself active, keep yourself डेली अंडर द चेक दैट यू, आपके कोई सिम्टम्स तो नहीं है, कोई सिम्टम्स इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज होता होगा किसी को पेन नॉर्मल, होता होगा किसी का वेट गेन नॉर्मल, बट अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो दैट इज़ एबनॉर्मल। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए, अब हमारा है रैपिड फायर राउंड। गायनाकोलॉजिस्ट के पास आने का सबसे कॉमन डर? जजमेंट। जज करेंगे डॉक्टर। पीरियड्स डिले का सबसे बड़ा रीज़न? स्ट्रेस। पीरियड से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ? कि पेन इज़ नॉर्मल। पीरियड्स में एक्सरसाइज येस और नो? यस। टोटली नॉर्मल। टोटली नॉर्मल। पीरियड्स में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, ये ट्रू है या फिर ये मिथ है? मिथ। सबसे कॉमन मिस्टेक जो वुमेन्स अपनी हेल्थ के साथ करती हैं? अपने सिम्टम्स इग्नोर करना। आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाली वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम? PCOS। डाइट में एक ऐसी चीज़ जो हर वुमेन को अवॉइड करने को आप बोलते हैं? एक्सेसिव शुगर्स। प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए बेस्ट एज रेंज कौन सी है? 25 to 32 years। डिलीवरी के बाद बॉडी पहले जैसी होती है या फिर नहीं? It changes but it recovers। ओके। ब्रेस्ट पेन नॉर्मल है या फिर रेड फ्लैग? नॉर्मल है बट अगर लंप है तो रेड फ्लैग है। ओके। कोई मिसकंसेप्शन जो आप दूर करना चाहती हैं? कि सहते जाओ, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक नहीं होती, आपको सहने की आदत हो जाती है। एक बात जो हर लड़की को आज ही समझ लेनी चाहिए? कि गेट योर सेल्फ अ रेगुलर हेल्थ चेकअप, सेल्फ केयर इज़ नॉट इक्वल टू गिल्ट। अब कोई एक एडवाइस या कोई एक मैसेज जो आप हर उम्र की लड़की को देना चाहेंगी? आज के ज़माने में जब हम हर चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे इजी तरीका है कि एनुअल चेकअप्स, अपना एनुअल चेकअप ज़रूर कराएं और 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाएं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माय प्लेजर। तो ये थी हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेघा, जिनसे बहुत सारी बातचीत हमने की, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमने इनसे ली। हर उम्र की लड़की के लिए ये पॉडकास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, चाहे फिर वो टीनेज हो या फिर एडल्ट हो, हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसको, काफ़ी सारी नॉलेज उसको मिलेगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर बहुत सारे चंक्स आपको पॉडकास्ट के मिल जाएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू इवोक इंडिया फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म कि जहाँ हम बात कर पाएँ एक कॉमन
वुमेन इश्यूज़ की, जहाँ पे कोई मिथ नहीं, कोई फैड्स नहीं, ओनली साइंस रिलेटेड, साइंस बैक्ड बातें करी है हमने. तो आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत सारे क्वेश्चंस जो हर महिला के दिमाग में तो आते हैं बट मुंह पे नहीं आते, उनको आंसर करता है. एंड कीप liking their videos and subscribe to the channel. Thank you.